मैं धनंजय कुमार, डायरेक्टर ऑफ मेंटर कम्युनिटी क्लासेस बाढ़। जैसा कि हमने आपको बतलाया था कि हम लोग का कल भारत रत्न का पार्ट 3 अर्थात फाइनल पार्ट को हम लोगों ने डाउनलोड किया था। बहुत सारे बच्चे ने पीडीएफ भी भेजा, उसको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आज हम लोग कल लास्ट में बताए थे कि आज हम लोग का टॉपिक होगा राष्ट्रपति, और फिर हम लोग राष्ट्रपति पे गहन विचार विमर्श करने के बाद अमित सर के परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति को भी हम लोग अभी तक 2 भागों में बांटे। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग तीसरे पार्ट पे भी आएंगे, लेकिन 2 भागों में बांटे हैं। वीडियो को बहुत लंबा इसलिए भी नहीं खींचा जाता है ताकि आपका इंटरेस्ट कम नहीं हो, तो कोशिश किया जाता है कि अंडर 30 मिनट्स का है वीडियो, ताकि बच्चे का पूरे मन लगन से देख सके। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रपति। देखिए, आज जो हम लोग पहले क्लास में राष्ट्रपति के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रपति जो होता है वो हमारा संवैधानिक प्रधान होता है। उससे भी पहले ये हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक। दूसरा बात है यह हमारे संवैधानिक प्रधान होते हैं, ये हमारे संवैधानिक प्रधान होते हैं। मतलब कहा जाए हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है वो है हमारा क्या, राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रधान। संवैधानिक प्रधान के साथ साथ कार्यपालिका का भी प्रधान होते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका नाम तो सुने होंगे, तो कार्यपालिका का भी प्रधान राष्ट्रपति होता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है हमारे संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं, तो भी राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रधान कौन होते हैं, वो भी राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के नियुक्ति का जो प्रावधान है, नियुक्ति का जो प्रावधान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो अनुच्छेद आर्टिकल 52, ध्यान रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। तो राष्ट्रपति का जो नियुक्ति का प्रावधान है वो अनुच्छेद 52 के तहत है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। तीनों सेना का मतलब आप समझ रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इनको हम लोग जो है तीनों सेना का प्रमुख, इनको हम लोग कमांडर इन चीफ के भी नाम से जानेंगे। तीनों सेना का कमांडर इन चीफ जो है मुख्य रूप से जो है वो राष्ट्रपति के हाथों में होता है। बाकी जो भी सेना है उसका अपना अपना प्रमुख भी होता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति के बारे में कुछ छोटी छोटी सी बातें कि देश का प्रथम नागरिक जो है वो राष्ट्रपति कहलाता है। जो संवैधानिक प्रधान भी है वो राष्ट्रपति, कार्यपालिका का प्रधान भी राष्ट्रपति को कहा जाता है। नियुक्ति का जिनका प्रावधान किया गया है उसका प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। उसके बाद ये तीनों सेना अर्थात इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन तीनों सेना के ये प्रमुख होते हैं। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे मुख्य बात पर वो है कि आखिर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी। अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अब जो है राष्ट्रपति की योग्यता की बात की जाए, बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, लेकिन हम लोग चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे तो राष्ट्रपति जो बनने की योग्यता है वो मुख्य रूप से यह है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जी, ये होना भी चाहिए, हमारे देश के राष्ट्रपति हैं तो निश्चित सी बात है वो भारत के नागरिक हैं। दूसरा क्या है, न्यूनतम उम्र, ये क्वेश्चन आते रहता है। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। हाँ, अधिकतम की बात नहीं है, न्यूनतम उम्र जो है वो 35 इयर्स होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तीसरा चीज है वो दिवालिया ना हो, और चौथा वो किसी लाभ के पद पर न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। जैसे आप देखते हैं ना कि एक व्यक्ति जो है 2 अलग अलग पदों पर नहीं रह सकता, तो उसी तरीके से राष्ट्रपति के भी योग्यता बनाया गया कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए, इसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, यह दिवालिया घोषित न हो, साथ ही साथ यह किसी भी लाभ के पद पर न हो। मुख्य रूप से ये 4 योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए निर्धारित की गई है। और अगर आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम लोग जो है
निर्वाचन पे आएंगे फिर इसके बाद, ताकि आप स्क्रीनशॉट रख ले, फिर हम लोग तो हम लोग चर्चा कर रहे थे योग्यता के बारे में। तो योग्यता तो हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं योग्यता के साथ साथ अब इनकी निर्वाचन के बारे में। पहले राष्ट्रपति कौन थे, उनकी बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए। अब सवाल है कि चलिए योग्यता तो हो गया, अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, उसकी निर्वाचन पद्धति। तो निर्वाचन की बात किया जाए, हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे। ऐसे तो देखिए क्लास में टाइम मिलता नहीं है, हम लोग भी उतना समय तक नहीं ले जा सकते क्योंकि बहुत सारा बॉन्डेज है, क्योंकि टॉपिक क्लियर करना होता है। अब निर्वाचन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो लोग शामिल होते हैं उसमें कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इस दोनों से चुने जाते हैं क्या, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप क्या बोलते हैं जी, जिसको आप बोलते हैं सांसद। यहां से चुने जाते हैं विधानसभा से एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्यतः 3 लोग शामिल होते हैं, मतलब 3 लोग के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के सदस्य, इसको सांसद के नाम जाना जाता है, राज्यसभा के सदस्य जिसे सांसद होता है, और विधानसभा से एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी नाम चूंकि बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, विधायक, और ऐसे बोला जाता है विधानसभा सदस्य। हाँ, तो अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर एक और चीज हम लोगों ने सुना है, वो है विधान परिषद। क्या सुना है आपने, विधान परिषद, जिससे चुने जाते हैं एमएलसी। तो आपको एक बात की जानकारी दे दी जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों की कोई हिस्सेदारी नहीं होती है। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में मुख्य रूप से लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य आते हैं। इतना ही नहीं, इनके निर्वाचन में और बहुत सारी व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। वो व्यवस्थाएं यह है कि लोकसभा में भी 2 प्रकार के सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा में भी चुने जाते हैं। एक सदस्य जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं निर्वाचित और मनोनीत। अब देखिए थोड़ा सा इस पॉइंट पे क्लियर किया जाए, निर्वाचित इलेक्टेड और दूसरा था मनोनीत। अब एक सवाल है, इसको थोड़ा मिटा सकते हैं क्या, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, चलिए ठीक है। अब जैसे देखिए, अब एक सवाल है, हम लोग पिछले क्लास में आप जाइए, संसद जब हमने पढ़ाया था, स्टार्टिंग में जब हम लोग ऑनलाइन क्लास बना रहे थे तो हमने लोकसभा के बारे में पढ़ाया था। तो लोकसभा में 545 ऐसे कुल सदस्य थे, अधिकतम तो संख्या 552, 555 अलग अलग तरीके से था, लेकिन उसमें से 545 जो लोकसभा के सदस्य हैं, टोटल कितना है 545। तो 545 लोकसभा में जो था, और इसी तरीके से राज्यसभा में 245। तो 545 में जो निर्वाचित होते हैं वो है 543, और 2 लोग क्या होते हैं, ये मनोनीत होते हैं, जिसे हम लोग एंग्लो इंडियन या आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन या हिंदी में आंग्ल भारतीय, ये सब चर्चा आप पीछे संसद का वीडियो देखेंगे, वहां पर हमने चर्चा किया है बिल्कुल डिटेल से। तो लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या 545 होती है, जिसमें 543 जो होता है वो जनता के द्वारा इलेक्टेड होता है, अर्थात निर्वाचित होता है, जिसे हम लोग वोट देके चुनते हैं, और 2 जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, जबकि एंग्लो इंडियन या आंग्लो भारतीय चुने जाते हैं। तो सवाल यह है, इनका भी अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। तो सवाल यह है कि जब लोकसभा का, जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो कौन वोट देगा, निर्वाचित देगा, मनोनीत देगा, दोनों देगा। अब ये भी एक सवाल है, ठीक, वो सवाल को हम लोग दूर करने से पहले एक बार और आएंगे। ठीक उसी तरीके से राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 233, सामने लिखा है, राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि 12 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में वो मनोनीत होते हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेता है, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन ये है
कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के सदस्य। एक्यूरेट आंसर ये होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के सदस्य। ठीक है, तो मनोनीत सदस्य की जो संख्या है, चाहे यहां 2 है, राज्यसभा में 12 है, तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हम इसलिए साइड हो गए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अभी वर्तमान की बात की जाए, वर्तमान में 28 राज्य हैं जहां विधानसभा है। इंडियन टेरिटरीज आप पता है, पहले 9 था, फिर 8 हो गया, 2 चूंकि मिला दिया गया। लेकिन उसमें से 2 यूनियन टेरिटरीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा, पहले 29 राज्यों में विधानसभा थी, अब 28 राज्यों में है, तो 28 राज्य के विधानसभा के सदस्य, उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरीज जहां की विधानसभा है, मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश जहां की विधानसभा है, वो 2 लोग के जो एमएलए होते हैं वो है दिल्ली जी, अरविंद केजरीवाल की सरकार, और पुडुचेरी, जिसको पहले पांडुचेरी के नाम से जाना जाता था, पुडुचेरी। तो 28 राज्य और प्लस 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां की विधानसभा है, कहां, दिल्ली में 70 सीट के लिए, पुडुचेरी में पता नहीं, कंफर्म नहीं कर सकते, दिल्ली में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था, तो दिल्ली में 70 सीट की विधानसभा है। तो दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां की निर्वाचित प्रतिनिधि भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस पद्धति के द्वारा होता है, अक्सर क्वेश्चन आपसे आता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कैसे? एकल प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम चर्चा करेंगे सर इस पे, बहुत डिस्कस से, प्रतिनिधित्व प्रणाली। यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का होता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राज्य को छोड़कर 2 ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी का नाम आता है, जहां विधानसभा है तो वहां के भी सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। आज हम लोग केवल राष्ट्रपति का डिस्कस करेंगे, कल उनके पावर के बारे में, खास करके 3 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, द्वितीय आपातकाल, बाह्य आपातकाल, आंतरिक आपातकाल। तो हम लोग अब चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, आखिर सदन के अनुसार। तो अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए खड़ा होता है, नॉमिनेट होता है, तो उसके लिए, उसके नॉमिनेट के लिए बोलते हैं ना, नॉमिनेशन होता है, तो उसकी नॉमिनेट के लिए 50 ऐसे एमएलए एमपी होने चाहिए जो प्रस्तावक हो, मतलब 50 लोग, एमएलए एमपी जो भी है, एमपी 50 ऐसे लोग होना चाहिए जो कि प्रस्तावक हो, जो कि उस व्यक्ति को बोले कि नहीं, ये 50 लोग हाथ उठाए कि नहीं, इनको राष्ट्रपति में खड़ा कर रहा है। साथ ही साथ 50 प्रस्तावक भी हो, और साथ ही साथ 50 उस प्रस्ताव जो दिया गया है सदन में उसका अनुमोदक भी हो, उसका अनुमोदन भी करता हो। मतलब इस तरीके से कहा जाए तो कुल 100 एमपी एमएलए सांसद जब किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे तब वो राष्ट्रपति के चुनाव में लड़ सकता है, वो स्वयं नहीं जा सकता। उसके लिए 50 प्रस्तावक की आवश्यकता है, और जो 50 लोग प्रस्ताव दिए कि ये व्यक्ति खड़ा होंगे, तो 50 और लोग चाहिए कि वहां ये खड़ा होंगे उसका अनुमोदन करने के लिए। यह सदन की कार्रवाई होती है, तब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकता है। चुनने की तो बात दूर की बात है, वो व्यवस्थाएं अलग है उसके लिए, मतलब। और इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल, चुनाव आयोग के द्वारा आर्टिकल 324 यानी अनुच्छेद 324, और अनुच्छेद 324 में राष्ट्रपति का प्रावधान है, वो तो ठीक है। उसके में जो हमारे मेन रूप से जो आप कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग होता है, जो इलेक्शन कमीशन होता है, वो लोकसभा का जो सचिवालय होता है उसके सचिव या महासचिव कह सकते हैं, उसके सचिव और महासचिव को वहां का चुनाव अधिकारी अर्थात इलेक्शन ऑफिसर बनाया जाता है राष्ट्रपति चुनाव का। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत कम किताब में देखने को मिलेगा आपको कि
जब इलेक्शन होता है आर्टिकल 324 के तहत, तो जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो क्या करता है कि एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करता है, और वो चुनाव अधिकारी लोकसभा के सचिवालय का सचिव होता है। वो चुनाव अधिकारी लोकसभा का सचिव, सचिवालय का जो सचिव है, सेक्रेटरी है, वो उसका चुनाव अधिकारी होता है। और इस प्रकार जो है राजनीतिक इस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब उसके बाद जो है, अभी बात आपको समझ में आ रहा हो कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भी सर वैसे वोटिंग होता है जैसे हम लोग करते हैं? बिल्कुल नहीं, वैसा वोटिंग नहीं होता। वहां वोटिंग बहुत कम संख्या में होता है। आप देखते हैं ना 600-700 की 800 की संख्या में मात्र वोटिंग होता हो। 543 उधर, 232 उधर, कुछ 70 विधानसभा उधर है। तो मतलब इस तरीके से, और भी सब राज्य का अलग अलग विधानसभा है। मतलब ये लोकसभा राज्यसभा में लगभग 700 750 के आसपास का आता है। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें प्रत्येक के मत का, वोट का एक मूल्य होता है जी। ये नहीं कि ठीक है 5 आदमी दिया तो उसका 5 वोट का है, नहीं, इसके मूल्य निकाला जाता है, मतों का मूल्य, वैल्यू ऑफ वोट्स। मतों का मूल्य। अब मतों के मूल्य की बात की जाए कि क्या मतों का मूल्य होता है, तो मतों का मूल्य हम लोग कैसे निकालते हैं, सो देखिए। जैसे मान लीजिए कोई एमपी है, कोई एमएलए है, मान लीजिए एमएलए के, एक एमएलए का मत का मूल्य हम आपको निकाल के बताते हैं। फिर जितना उस राज्य में होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और क्या। एक एमएलए का मत का मूल्य निकालना है तो वो होता है कुल जनसंख्या, मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है वो बटे वहां एमएलए के सीट की संख्या। मतलब विधानसभा है तो अगर लोकसभा तो लोकसभा करेगा, विधानसभा के एमएलए के सीट की संख्या, और गुने 1/1000। ठीक है, यानी एक एमएलए का मत का मूल्य निकालना हो, उसका वैल्यू, एक एमएलए का 1 वैल्यू नहीं होगा यहां पे, उसका होगा कुल जनसंख्या बटे एमएलए के सीट की संख्या, कितना एमएलए का सीट है वहां। हम एक एग्जांपल भी ले लेंगे, और इंटू 1/1000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आपको पढ़ने को मिलेगा। जब आप डीपली पढ़ेंगे ना तब ऐसी चर्चा होगी। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात, तो क्या सर जनसंख्या की बात की जाए, जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपने बिहार का, बिल्कुल देखा जाए। अब जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे भी स्थानीय विधायक है माननीय ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, नजर कम आते हैं ऐसे, तो उनकी अगर हम लोग एक एग्जांपल है, 243 विधानसभा सीट है, तो बिहार की बात करें तो नीचे एमएलए का सीट कितना हो जाएगा, 243। कुल जनसंख्या कहता है कि ये कुल जनसंख्या वर्तमान नहीं, ये इंदिरा गांधी समय हुआ था, 1971 की जनसंख्या को लेना है जी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कुल जनसंख्या लेंगे वो हम वर्तमान जनसंख्या का आधार नहीं होगा, वो आधार होगा सन 1971 की जनसंख्या। अब सपोज कर लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल कि 1971 में हमारी जनसंख्या 2,43,00,000 थी। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 2,43,00,000 थी। एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए 1971 में, शायद उतना ही हो, उससे भी कम होना चाहिए। अब गुने 1/1000। तो पहले तो 2,000 ये कैंसिल हो गया जी 243 कैंसिल हो, क्या बचा 100। यानी अगर वर्तमान में वैसी जनसंख्या उस समय होगी तो उस अनुसार एक एमएलए का मत का मूल्य कितना होगा, 100। और इस प्रकार टोटल एमएलए हमारे पास कितना है, तो टोटल एमएलए की संख्या है 243, तो 243 गुने 100 यानी 24,300 वोट हो गए। इस तरीके से हम लोग एक एमएलए का, जैसे इसने हम बिहार का निकाला, इसी प्रकार हमारे 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश का जो जहां की विधानसभा है वहां का निकाला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एमएलए का मत का मूल्य निकालते हैं। इतना ही नहीं, कुछ और जब पॉइंट है उस पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप रख लेंगे पहले। अब जो है हम लोग आज के लास्ट पॉइंट पर आते हैं। राष्ट्रपति का पूरा डिस्कस हो गया, हम लोग कार्यकाल, वेतन, भत्ता ये सब जरा देख ले। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति बनने के लिए एक बॉन्ड पेपर बनाना होता है, वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाता है 15,000 रुपए का जमानत।
पेपर। जो भी राष्ट्रपति के लिए खड़ा होंगे 15,000 रुपए का एक बॉन्ड होगा, चाहे वो डीडी के रूप में हो या किसी भी तरीके के रूप में हो, तो 15,000 रुपए का एक बॉन्ड पेपर बनाया जाएगा। बॉन्ड पेपर बनाया जाएगा यदि उस जो भी राष्ट्रपति के लिए खड़ा होते अगर उनको कुल वैलिड वोट का, कुल वैध मत वैलिड वोट का अगर 1/6 नहीं आता है, मान लीजिए कि 600 वोट पड़ा, तो 600 का 1/6 कितना होगा? 100 वोट। तो अगर 100 वोट उनको नहीं आता है तो वैसी स्थिति में उनकी जमानत जब्त कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, जमानत जब जब्त हो जाएगी तो वो 15,000 रुपए की जो राशि होगी वो डीडी के द्वारा यानी डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा आरबीआई के पास जमा कर दी जाती है। फिर से आप एक बार सुन लेंगे, हमने बोला कि राष्ट्रपति को 15,000 रुपए का एक बॉन्ड पेपर बनाना होता है, और यदि राष्ट्रपति जितना वोट वैलिड वोट हुआ है अगर उसका वो 1/6 नहीं उठा पाता है, खड़ा होने वाला कोई भी व्यक्ति जो खड़ा हुआ है, तो वैसी स्थिति में उसे 15,000 रुपए का बॉन्ड पेपर डीडी के रूप में, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। फिर इसके बाद राष्ट्रपति जो भी कोई बन ही जाते होंगे, बनने के बाद कार्यकाल की बात किया जाए तो उनका कार्यकाल जो होता है वो जनरली कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। हाँ, महाभियोग अगर हटा सकते हैं, इसका चर्चा हम लोग आगे पॉइंट में करेंगे। उसके बाद वेतन की बात किया जाए तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपया है। भत्ता अलग से, अनाउंस वगैरह भत्ते जो है वो अलग से होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। मतलब राष्ट्रपति का जो वेतन है, चूंकि हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, तो इनका जो वेतन है वो इनकम टैक्स के दायरे से मुक्त रखा गया है। इनके शपथ की बात किया जाए तो इनको शपथ कौन दिलाता है? इनको शपथ दिलाता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं है तो वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, जो सीनियर जज होंगे, वो हमारे राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति की पूरी कार्यशैली इस प्रकार थी। हम लोग इनके पावर के बारे में, महाभियोग की प्रक्रिया और जो भी इनको अनुच्छेद के तहत पावर दिया गया उसका चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आशा करते हैं आप लोग पीडीएफ बनाते हैं, और अगर आप नहीं भी भेज पाते, बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन आया है कि सर मेरा नेट पैक नहीं, इस कारण हम नहीं, तो हम आपसे विनम्र अपील करते हैं, ठीक है नेट पैक नहीं, आप हमें नहीं भेज सकते, बट आप उसको बनाएं और जब भी हमारा क्लास स्टार्ट हो तो हम एक एक करके उसको देखें। और ये आपकी भी जवाबदेही बनती है, नैतिक रूप से भी और आप एक स्टूडेंट के नाते भी। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूं, और उसके साथ साथ एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग कोशिश किया जाए जितना ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, और आप लोग YouTube के लिंक पे जाके कमेंट करें। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ लोग करती भी है। और एक लड़की का आया था, सोनाली कुमारी का पिछले लिंक पे कमेंट आया था कि सर अगले बार पद्मश्री और पद्म विभूषण का वीडियो पढ़ाया जाए। तो हम लोग राष्ट्रपति के बाद अमित सर का क्लास है, उसके बाद हम लोग जस्ट अगले वीक में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री का वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।